आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। जी, नीरू जैन जी आपके पास आता हूं। हम लोग मैनेजमेंट में कहानी और भी सुनाया करते हैं, प्रोफेसर साहब ने सुना दी। वो मेंढक वाली पुरानी कहानी है। तो मेंढक को डाल दिया पानी में, नीचे से गर्म करना शुरू किया, तो मेंढक कूद के बाहर नहीं जाता है, वहीं रहता है, एडजस्ट कर लेता है। मेंढक कौन है? जनता है हमारी। और ये इनका क्या है, जो कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता है, गाली गलौज, ये हॉट वाटर है। पर देखा, एडजस्ट कर लिया इसने ना, थोड़ा हीट और बढ़ाते हैं, हीट और बढ़ा के कुछ और शख्स आते हैं जो गोली मारो देश के गद्दारों को, वो भी काम करते हैं, तो वो हीट और बढ़ जाती है। तो देखते हैं जनता पे फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ और करना चाहिए। फिर वो एक नया खिलाड़ी आता है, वो आके संसद में बोलना शुरू कर देता है, भाई कुछ दो चार शब्द कहता है विधूड़ी जैसा, तो हीट और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर कुछ दिन बाद एक और प्लेयर आता है और फिर बात करता है, तब तक समझ आता है कि टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि उसके बाद मेंढक एडजस्ट नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। वो बाहर निकलने की शक्ति उसकी बचती नहीं है। हमारी जनता भी ऐसे है। तो जनता का पीछे जो गाली गलौज का जो टेम्परेचर वो बढ़ता चला गया, लेकिन उसके बाद मोदी ने सोचा कि शायद इसके ऊपर और असर पड़ेगा, मैं कुछ और हीट बढ़ाऊंगा। तो देखते जनता तो मर चुकी है, जनता तो रिएक्ट ही नहीं कर रही है। अब जनता रिएक्ट नहीं कर रही है मेंढक की तरह। मेंढक नॉन रिएक्टिव है, बाहर भी नहीं जंप कर सकता, लेकिन नॉन रिएक्टिव है वो। जनता भी नॉन रिएक्टिव है, वो मेंढक भी नॉन रिएक्टिव है। अब उसको डर लग रहा है कि नॉन रिएक्टिव मेंढक कैसा होता है। ये इसका पार्ट 2 है नई स्टोरी का, मैनेजमेंट की स्टोरी का। ये मेंढक मरा नहीं अभी, 100 डिग्री पे भी तैर रहा है वहां पे, लेकिन मरा नहीं, उसकी सांसें बाकी हैं। ये सोचता है मर गया है, फिर सोचता है कि हो सकता है शायद उसमें सांसें बाकी, थोड़ी और घृणा बढ़ा दूं। लेकिन अल्टीमेटली वही जो मरा हुआ है, जो मेंढक है, एक्चुअली वो सच है। सच मरता नहीं है, वो ट्रुथ है। ट्रुथ अधमरा हो जाता है, ट्रुथ मरता नहीं है एक्चुअली। मेरी कविताओं में बहुत बार मैंने इसको वर्णन किया है। लेकिन जब वो उठता है उसके बाद, तो जो घृणा फैलाने वाला व्यक्ति है, जो हॉट वाटर करने वाला व्यक्ति है, वो खुद ही उसमें जल के खत्म हो जाता है। हम उसी स्टेज पर आते जा रहे हैं इस समय, जहां ये सोचते हैं कि मर गया, लेकिन वो मेंढक नहीं है, वो ट्रुथ है। अधमरा है पर मरा नहीं है। मीनू जैन जी। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जो आपने मेंढक की जो आपने ये दिया, एक एग्जाम्पल दिया, तो मेरे ख्याल से ये देश की जनता मेंढक, जैसे कि मैं इसको इस तरीके से डिफाइन करना चाहूंगी कि इस देश की जनता को स्टॉकहोम सिंड्रोम भी हो गया है। बहुत सारी आबादी को, 37% को तो एटलीस्ट हो ही गया है। मतलब स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या, कि जहां अपने ही पीड़क जो हमें यहाँ पीड़ा दे रहा है, उसी से हमें प्रेम हो जाता है। तो वो जो 37% जनता है, उसको अपने पीड़क से ही प्रेम हो गया है और उसके प्रेम में वो पड़े रहना चाहती है। अब ये एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में बदल गया है अब ये प्रॉब्लम इस जनता के साथ। और क्योंकि वो जनता जो 37% की है, वो वोकल बहुत है, तो हमें लगता है कि बस वो ही छाई हुई है सब सोशल मीडिया पे और सड़कों पे, और देखते हैं झंडे लिए हुए और जो सड़कों पे घूम रहे हैं, मस्जिदों में नारे लगा रहे हैं या लिंचिंग कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि शायद यही एक चल रहा है, मोदी जी का ही जलवा कायम है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये एक लिमिट होती है हर चीज की, तो उसमें जरूर अवश्य जो जनता है, जो एक मानस है बहुसंख्य जो इनके साथ 37% लगा हुआ है, तो कभी ना कभी क्या होता है कि कभी ना कभी तो वो जनता को कभी ना कभी अपनी सुध आती है। और जो आपके शीर्षक है कि भाई डूबता सूरज, तो देखिए ये सूरज तो ऐसा अजीबोगरीब सूरज उदय हुआ है इस देश के अंदर, जो पश्चिम से उदय हुआ है। आपने बोला ये मणिपुर पूर्व में जाके अस्त होगा। जो मणिपुर में हो रहा है वो बिल्कुल बैकफायर करेगा इनको। आप लेटेस्ट भी सिचुएशन देख रहे हैं, मणिपुर में भाजपा का कार्यालय जला दिया गया है, और उसके बाद तब इनको लगा कि नहीं, वहां की जनता जो कह रही है, जो नए उनके जो भाजपा अध्यक्ष ने लिखा कि इतनी घृणा है लोगों को इस टाइम बीजेपी से कि आप यकीन नहीं मान सकते, आप सड़क पे नहीं निकल सकते। मेरे घर को जलाने की कोशिश की गई है, बीजेपी की चीफ कह रहे हैं। मेरी बहन को भी ऑलमोस्ट मर्डर करने की कोशिश की गई है, वहां पे अत्याचार किया गया है, हम सड़क पर नहीं निकल सकते। दूसरों के लिए खड्डा खोदा था ना, आज खुद ही गिर रहे हैं उसके अंदर। अब देखिए, कहते हैं हमारी जिंदगी आपने नरक बना दी है, ये वर्ड यूज किए गए हैं कि जिंदगी जो है वहां पे इम्फाल में और चूड़ा चांदपुर में नरक हो गई है। क्यों? क्योंकि ये लोग एक्ट नहीं करते। और मेरा एक और भी टॉपिक था जो मैंने लिखा, कोई नया प्रधानमंत्री होगा जो मलम लगाने अब मणिपुर जाएगा, मोदी जी तो जाएंगे नहीं।
जी जी, बिल्कुल। तो जो पश्चिम से उदय हुआ है, पश्चिम गुजरात जो है इस देश के पश्चिम में है, तो वो पश्चिम से हुआ उदित हुआ सूरज अब पूरब में ही जाके अस्त होगा, उल्टा होगा। लेकिन अगर ये उलट-बाँसी चलेगी भी तो देश के लिए शायद कल्याणकारी होगी। लेकिन मणिपुर की स्थिति पे अगर आप बात करें तो 5 महीने हो गए हैं दिनेश जी। मतलब प्रधानमंत्री है वो देश का पिता है, गार्जियन है प्रधानमंत्री और देश का एक राज्य जल रहा है। लोग हाल बेहाल है। लेकिन वो अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहे हैं, उसका प्रमोशन कर रहे हैं। बेशर्मी की इंतहा देखिए आप कि एक राज्य जल रहा है, भयंकर तौर पे दुनिया उसके बारे में बात कर रही है, लिटरली दुनिया विदेशों में बातचीत हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री अपना मस्ती में है। वो अपने यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहे हैं, वो अपना G20 कर रहे हैं, वो संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, वो तरह तरह की ड्रेस रिहर्सल में बिजी हैं, वो अपने तरह तरह के फैशन में बिजी हैं, इवेंट बाजी में बिजी हैं। और उसके ऊपर एक और नई चीज, जले पे नमक छिड़कने वाली बात देखिए, वो नई संसद में बिल लाते हैं, महिला वंदन, स्त्री वंदन अधिनियम, क्या है उसका नाम, वो लाते हैं। और वो वंदन। ऐसा कि जिसमें कि बस नाम दे दिया, लिप सर्विस, कि आरक्षण मिलेगा कब कुछ नहीं पता। लेकिन वो उस आरक्षण को देने से पहले किसके लिए दे रहे हैं वो आरक्षण? आपकी मणिपुर में महिला को नंगा करके उसको सड़क पे घुमाया जा रहा है, उसका बलात्कार किया जा रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है। उज्जैन की घटना देखिए कि देश की जनता, मतलब वो लड़की 8 किलोमीटर की करीब भागती रही, लोगों से मदद मांगती रही, कोई मदद देने वाला नहीं है। इस देश में उन्नाव हो रहा है, हाथरस हो रहा है, कठुआ का कांड हो रहा है, बिल्किस बानो के हत्यारे छोड़े जा रहे हैं। एक हो तो बताएं, आप किन महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं? पहले उनकी सुरक्षा तो सुनिश्चित कर दीजिए। आपको समझ में भी सोच कैसे लिया आपने, और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं ढोल नगाड़े के साथ। जो आपने जिसमें प्रावधान किया उसमें आप एक मेजर सेक्शन को तो आपने छोड़ ही दिया आरक्षण देने से। फालतू में वाहवाहियां लूट रहे हैं कि भाई मैंने आरक्षण दे दिया। कब देंगे? 10 साल नहीं, 20 साल बाद 2039 में मिलेगा ये आरक्षण एक्चुअली जाके, क्योंकि उस टाइम तक आपकी जनगणना हो जाएगी और डिलिमिटेशन हो जाएगा। जनगणना के बाद होगा डिलिमिटेशन, उसमें शर्त है ये कि जनगणना होने के बाद डिलिमिटेशन होगा, तब आरक्षण मिलेगा महिलाओं को। तो वो महिलाएं भी समझ जाएं जो लहालोट हो रही है कि हमें मोदी जी ने आरक्षण दे दिया, जो उनकी स्वागत में फूल बरसा रही है उनके ऊपर। आरक्षण कुछ नहीं दिया उनको, खाली झुंझुना टॉफी के रैपर में पत्थर लपेट के दे दिया है, खोला तो अंदर से पत्थर निकला, रैपर खाली है अंदर। तो देखिए 15 लाख का आपने झूठ बोला 2014 में और जनता आपके बहकावे में आ गई, जनता ने मान लिया 15 लाख मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल में बहकावे में आ गई। लेकिन अब नहीं आएगी जनता बहकावे में। और आप कब आए थे गुजरात मॉडल के कंधे पे चढ़ के? देखिए गुजरात मॉडल में वो पहले से ही विकसित राज्य था गुजरात। मोदी जी जब आए तो उसके साथ साथ उदारीकरण भी आ चुका था। उदारीकरण के फल जो सब इन्वेस्टमेंट और जो फल मिले वो क्योंकि एक विकसित राज्य था, वो एक इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट था देश का। और गुजराती जो मानुस है उसकी उद्यमशीलता, उसकी एंटरप्रेन्योरशिप, वो है उसके विकास का कारण। तो उसमें मोदी जी को मिला क्योंकि उनके भाग्य में यश लिखा है। अब मोदी जी उसको खुद ले, उससे पहले की सरकारों ने जो काम किया वहां पे, उसकी वजह थी कि इनको एक विकसित राज्य मिला, एक बहुत प्रगतिशील राज्य मिला। अब लेकिन अब जो है, अब आप जो देख रहे हैं जो देश में हो रहा है, ना रोजगार है, महंगाई का बुरा हाल है, और युवाओं के बीच में जो मायूसी है वो तो है ही। लेकिन अब ये खेल बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। अब जिसको कहते हैं ना, सरकती जाए रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, वो वाला बात। जी जी जी। अनिल